हेलो एवरीवन। आज का अपना लेक्चर है वॉइड्स। टॉपिक मैंने लिखा है वॉइड्स। अब इससे पहले ना, ये टॉपिक पढ़ने से पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें पैकिंग कराया था, याद है सबको? पैकिंग कराया था लास्ट लेक्चर में। और पैकिंग में ना मैंने तुम्हें 1D 2D 3D में कराया था, ऐसा स्क्वायर क्लोज पैकिंग 1D 2D 3D। तो मैंने एक पॉइंट बताना भूल गया था और बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि सर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और ये तुम खुद से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है। ये अपने पास एटम है, अरेंज है ऐसा, और इसके जस्ट नीचे एटम था, याद आ रहा है तुम्हें? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब यही है। और अगर ये वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और मैंने बोला था सेंटर को जब तुमने मैच कराया तो स्क्वायर बना था। अब बताओ, इसके में कोई सा भी एटम ले लो, सेंटर वाला एटम, ये एटम कितने एटम को टच कर रहा है? देखो, ये वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 एटम को टच कर रहा है ना, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इजी है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2D अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है साथ में। अब अपने को अगर मैं पूछूं 1D में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 1D में सिंपल, ये एटम ऐसे अरेंज है ना 1 डायमेंशन में, तो 1 डायमेंशन में एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है? 2 एटम को। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? 2। क्लियर है? अब एक और मैंने लिखा था HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D का। अपन 3D में फाइंड आउट किए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 12, लेकिन HCP का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 2D में क्या होगा? तो 2D में फाइंड आउट करने के लिए देखो, फिर से लिख रहा हूं मैं 1 2 3। इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे रखते हैं? बीच में रखते हैं ना एटम को, ऐसा ही था कुछ, समझ में आ रहा है क्या? फिर से मैं एक और एटम रख देता हूं यहां पे। ये कुछ ऐसा है। अब देख लो, इसमें सेंटर वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। 2D अरेंजमेंट में तो 6 ही होगा ना, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? 6। समझ में आया क्या? SCP का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2D अरेंजमेंट अगर पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर 2D अरेंजमेंट में HCP का पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन इसी का 3D अरेंजमेंट में मैंने तुम्हें AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट बताया था एंड ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट बताया था। वहां पर क्या बोला था मैंने कि 12 प्रूफ कराया था तुम्हें, 12 था। याद रखना, HCP का 2D में 6 है, 3D में 12 है। नेक्स्ट एक और पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये हो गया सबका, पहले से बताया, डिस्कस किया हुआ था, बस मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बताया यहां पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद स्क्वायर क्लोज पैकिंग का और देखते हैं पॉइंट। सॉरी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स क्या होता है ये बताओ। इसके बारे में अपन पहले से भी डिस्कस किए थे। क्या किया था हम लोगों ने डिस्कस कि वॉइड्स का मतलब क्या होता है। मैं सिंपल देखो, वॉइड्स का एम्प्टी स्पेस डेफिनेशन है, एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्फीयर। किसी भी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में जो एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में जो एम्प्टी स्पेस रह जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? वॉइड्स। क्लियर है? सिंपली याद रखना, खाली जगह, तुम्हारे पास जो खाली जगह रहेगा, एटम्स को तुमने ऑक्युपाई कर लिया, तो एटम्स ऑक्युपाई करने के बाद जो अनऑक्युपाइड स्पेस है, वो अनऑक्युपाइड स्पेस अपना क्या कहलाएगा? वॉइड्स। क्लियर है सबको? अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं वॉइड्स के बारे में जानना है तो देखो, मैंने यहां पे 3 एटम अरेंज किया है, ऐसा सोचना, देख रहे हैं? और बस ये 3 एटम अरेंज किया है, तो तुम्हें बताओ वॉइड्स कहां है? इस 3 एटम के बीच में तुम्हें कुछ एम्प्टी स्पेस, खाली जगह लग रहा है क्या? देखो, ये 3 एटम को मैंने ऐसा अरेंज किया, तो यहां पे मुझे खाली जगह कुछ लग रहा है? ये लग रहा है ना, बताओ? तो इससे ही अपन क्या बोलेंगे? वॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और डायग्राम देख लेते हैं। वॉइड्स का मतलब एम्प्टी स्पेस, किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में स्फीयर का, ये स्फीयर है ना, एटम है, तो मैंने लिखा है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्फीयर। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर ऐसा रखा है, ये 4 दिख रहा है तुम्हें? एम्प्टी स्पेस लग रहा है, तो इस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलोगे? जो खाली जगह जब रह जाएगा, अनऑक्युपाइड स्पेस जो रहेगा जगह पे, वो अपना क्या कहलाएगा? वॉइड्स।
क्लियर है सबको? तो ऐसे तुम वॉइड्स तुम इसमें भी बता सकते हो ना, अगर मैंने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया और उसमें मैंने एटम्स को कहां अरेंज किया है, एटम्स को कहां अरेंज किया है, कहां पे अरेंज किया बताओ? तुमने एटम्स को अरेंज किया है सिंपल एससीसी में, क्लोज पैकिंग, ऐसा कुछ एटम पढ़ा था ना अपन लोगों ने, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिए हो। अब बताओ जब ये 8 एटम को जब तुम कॉर्नर्स पे अरेंज कर दोगे तो सोचो कि 4 कॉर्नर पे, इस साइड कॉर्नर 4 कॉर्नर है अपने पास, देखो ऐसा सोचो कि ये अपने पास ये है, कैसे बताऊं मैं, ऐसा ये अपने पास 4 कॉर्नर पे एटम अरेंज है, 1 2 3 4, ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 4 एटम पीछे वाले कॉर्नर पे अरेंज कर दिया, ठीक है, और 4 एटम आगे वाले कॉर्नर पे अरेंज कर दिया एक क्यूब में। तो जब ये एटम अरेंज होगा तो कुछ बीच में यहाँ पे सेंटर पे कुछ स्पेस रह जाएंगे ना, उस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, वॉइड्स। तो एससीसी में भी वॉइड्स होता है, तो जो भी खाली जगह रह जाता है वो वॉइड्स होता है। और अपन लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक में एससीसी में क्या था, वॉइड्स का वॉल्यूम क्या आया था, पैकिंग फ्रैक्शन क्या आया था, याद करो कितना था, 52.4% था ना। पैकिंग एफिशिएंसी मींस एटम्स ऑक्युपाइड है 100 में से 52.4% क्या है, वो किसका वॉल्यूम है, एटम्स का वॉल्यूम है एक क्यूब के अंदर। तो जो रह जाएगा वो खाली जगह होगा, और वो खाली जगह वॉइड वॉल्यूम होगा। तो वॉइड वॉल्यूम तुमसे पूछे तो 47.6 होगा। नेक्स्ट बीसीसी में अगर पूछा जाए तो वॉइड्स का वॉल्यूम क्या होता है, तो अपन क्या बोलेंगे बीसीसी में वॉइड्स का वॉल्यूम, क्योंकि अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 68% आया था। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन 68% बीसीसी में आ रहा है, इसका मतलब बताओ क्या होगा कि एटम्स ऑक्युपाई कर रहा है 68% 100 में से, मींस 32% किसका होगा, वॉइड का वॉल्यूम होगा। सेम एफसीसी में 74% एटम्स का ऑक्युपाइड है, नेक्स्ट जो 26% होगा वो वॉइड का वॉल्यूम होगा। वॉइड वॉल्यूम का मतलब वॉइड का एम्प्टी स्पेस रहेगा, ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ गया वॉइड्स का मतलब। अब अपन देखते हैं क्या इसके टाइप्स, तो हेडिंग देना तुम लोग, टाइप्स ऑफ वॉइड, कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं ये लिख लिया है सबने। एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ वॉइड। चलो देखो फर्स्ट टाइप्स ऑफ वॉइड, फर्स्ट टाइप का वॉइड है ट्रायंगुलर वॉइड। ये तुम्हारे बुक में नहीं है इसलिए अच्छे से समझ लेना, और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब क्या है, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, समझते हैं इससे पहले ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मैंने एटम्स अरेंज किया, फिर से मैं अरेंज करो, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए सब कुछ। ये ऐसा, ठीक है, ऐसे एटम को अरेंज कर दिया, ठीक है, 3 एटम को अरेंज किया। जैसे अगर तुमने इस 3 एटम को अरेंज किया तो तुम्हारे पास जो बीच में रह रहा है स्पेस लग रहा है तुम्हें, तो इस वॉइड को बोलोगे ट्रायंगुलर वॉइड। तो आप बोलो कि ट्रायंगुलर वॉइड ही क्यों बोल रहे हो सर, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं आया? तो ये ट्रायंगुलर वॉइड इसलिए इसका नाम आया क्योंकि अगर मैंने इसके सेंटर को, जब तुम सेंटर को, सारे सेंटर को मैच करोगे तो तुम्हें एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, इसीलिए इस वॉइड को अपन बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। समझ में आ रहा है? साथ में ये वाला स्ट्रक्चर भी देखो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लग रहा है, इसीलिए वॉइड का नाम है ट्रायंगुलर वॉइड। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि नाम क्या होगा वॉइड का, तो तुम क्या करना, जो भी एटम है उसके एटम के सेंटर को मैच कर लो, जैसा स्ट्रक्चर आएगा उसके वॉइड का क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे होगा। तो इस बेसिस पे टोटल टाइप्स ऑफ वॉइड है अपने पास 4 टाइप के होते हैं। मैं पहले नाम बता देता हूं, फर्स्ट है ट्रायंगुलर वॉइड, सेकेंड है टेट्राहेड्रल वॉइड, फोर्थ है थर्ड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड फिफ्थ है क्यूबिक वॉइड। क्लियर है? बॉडी सेंटर्ड वॉइड और क्यूबिक वॉइड। तो अपन ये डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो मैंने ये वाला वॉइड को क्या बोला, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड जब भी क्रिएट होगा, अब तुम बताओ कि अगर मैंने कोई सा भी एक क्रिस्टल फॉर्म किया, लैटिस फॉर्म किया, उस लैटिस में अपने पास क्या होगा, सॉलिड, जो भी क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल और लैटिस और सॉलिड कोई सा भी फॉर्म होगा, उसमें दो पार्ट होंगे। क्या होंगे, एक कैटाइन हो सकता है और दूसरा अनाइन हो सकता है। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का सॉलिड है तो सोडियम आयन, Na+ आयन क्या है, कैटाइन है, Cl- आयन क्या है, अनाइन है। ऐसे ही तुमने किसी और का सॉलिड ले लिया, जैसे बी ब्लॉक एलिमेंट में कॉपर Cu2S लिया, कॉपर सल्फाइड Cu2S लिया, तो यहां भी तो है कॉपर आयन है, सल्फाइड आयन है, मीन्स कॉपर कैटाइन है, और S-2 आयन क्या है बताओ, S-2 सल्फाइड आयन क्या है, अनाइन है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कैटाइन और अनाइन दोनों से मिलकर बना होगा सॉलिड, ठीक है। तो अगर मैं क्यूबिक में या किसी भी स्ट्रक्चर में अरेंज करूं तो एटम्स
अब मैं अपन क्या किसके बेसिस पे बात करेंगे, कैटाइंस और अनाइंस के बेसिस पे बात करेंगे। तो यहां पर बताओ कि तुमने क्या किया, ये यहां पे 2-3 एटम रख दिया, ये या तो कैटाइन हो सकता है या तो अनाइन हो सकता है। तो मान लो कि कुछ भी हो सकता है, ये बाद में देखेंगे। साथ में तुमने वॉइड के अंदर जो ये तुम्हें दिख रहा है ना ये स्पेस, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया था। इस वॉइड में तुमने क्या रख दिया, इस वॉइड के अंदर तुमने क्या रख दिया, क्या रख दिया बताओ, एटम रख दिया। ठीक है, देखो अच्छे से, इस वॉइड में तुमने क्या रख दिया, वॉइड के अंदर क्या रखे हो, एटम रख दिया। ठीक है, सबको दिख रहा है। अब बताओ कौन सा होगा कैटाइन, कौन सा होगा अनाइन। अपन ट्रायंगुलर वॉइड पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक। मैंने तुम्हें ट्रायंगुलर वॉइड में क्या किया है, जो बड़े बड़े तुम्हें बड़े बड़े आइटम दिख रहे होंगे 1 2 3, ठीक है। साथ में मैंने क्या किया, जो वॉइड बना ना उस वॉइड के अंदर एक छोटा सा आइटम रख दिया। अब इस बेसिस में सोचो, अपने खुद से सोचो कि मेरे पास कैटाइन है और अनाइन है, तो मैं इस वॉइड में क्या रखूं, कैटाइन रखूं या अनाइन रखूं, बताओ। क्या किसी के दिमाग में आ रहा है कैटाइन रखोगे अनाइन रखोगे? तो मैं बताओ, पहले ये देखो ना कि वॉइड का मतलब साइज तो छोटा है, वॉइड का साइज तो छोटा है, और अगर साइज छोटा है तो उस में छोटे आइटम को ही रख पाएंगे। और कैटाइन और अनाइन में छोटा कौन होता है, कैटाइन ऑलवेज छोटा होता है, क्योंकि कैटाइन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो ऑर्बिट कवर नहीं कर पा रहा है, तो छोटा साइज का होता है। अगर तुमसे पूछा जाए ना किसी भी, मैं ऐसा लिख देता हूं, किसी को डाउट आए तो ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है, साइज किसी भी ऑफ आयंस पूछे जाए, तो अगर कोई सा भी एटम है ना, ए नेगेटिव है, देन ए है, फिर ए पॉजिटिव, तो साइज का ऑर्डर ऐसा आता है। ठीक है, साइज का ऑर्डर कैसा आता है, अनायन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज का होगा, फिर उसका न्यूट्रल एटम होगा, देन उसका कैटाइन होगा। क्लियर है सबको? तो अब तुम्हारा यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए सबके पास कि ये जो होगा ये अपना होगा अनायन, और ये जो सेंटर पे होगा रेड वाला जो मैंने एटम रखा है वो है कैटाइन। और जो अपने पास एक और पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या, कि ये जो है रेडियस यहां से यहां तक का देखो, मींस ये रेडियस ऑफ अनायन है R2। इस रेडियस ऑफ अनायन को मैंने लिखा R2 और R माइनस लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मींस R माइनस, ये अनायन का रेडियस है इसलिए R माइनस लिखा। और मैंने जो रेडियस ऑफ कैटाइन रखा है अंदर में, तो ये कैटाइन का रेडियस तो ये छोटू सा होगा, इतना छोटू सा, तो इस कैटाइन का रेडियस मैंने लिख दिया यहां पे R1, और इसे अपन लिखेंगे R पॉजिटिव के टर्म्स में। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस सेंटर की बात करूं, इस सेंटर से इस सेंटर की बात करूं, तो ये डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट ये वाला डिस्टेंस। सब लोग देखो यहां पे, कहीं और मत देखना, ये वाला डिस्टेंस कंप्लीट डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा क्या, बताओ। किस सेंटर से, ये वाले सेंटर से ये वाला सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, R1 प्लस R2। क्यों R1 प्लस R2 हुआ, समझ में आया? क्योंकि ये तो था अनायन का साइज जो R2 है, और ये छोटू वाला क्या है, R1 है। क्लियर है सबको? तो अपन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायंगुलर वॉइड में R1 अपॉन R2 का रेशियो बताओ क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रेडियस पूछते हैं, रेडियस का रेशियो, तो इसे अपन डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, रेडियस रेशियो इन ट्रायंगुलर वॉइड। और रेडियस रेशियो इज ऑलवेज कैटाइन अपॉन अनायन, अनायन अपॉन कैटाइन नहीं होगा, कैटाइन अपॉन अनायन होगा। रेडियस रेशियो पूछेंगे कैटाइन अपॉन अनायन, देखो R1 रखा है कैटाइन को और R2 रखा है अनायन को। सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर ये बहुत इजी है। कैसे इजी है, तुम देखो, वॉइड तो अपना सेंटर पे है, वो वॉइड वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है, सोचो कि वॉइड पे तुमने एटम रखे हो, एक कैटाइन रखे हो, वो कैटाइन कितने एटम को टच कर रहा है, 3 एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर वॉइड का क्या होगा, मींस वॉइड कितने एटम को टच कर रहा है, 3 एटम को टच कर रहा है, इसलिए अपन बोले कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अब अपने पास एक क्वेश्चन दूसरा रह गया, क्या रेडियस रेशियो क्या होगा। और रेडियस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, R1 अपॉन R2 फाइंड आउट करने के लिए अपन थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। मैथमेटिक्स जिसका भी मैथ्स होगा वो पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक ट्रायंगल पढ़ा है, अगर ट्रायंगल पढ़ा है और ट्रायंगल का मैंने ये ले लिया A, साइड A है,
तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है बताओ? ये वाला डिस्टेंस जो होता है ये a/√3 होता है। किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो अभी लिख लेना। क्या बोला मैंने? कॉर्नर से ट्रायंगल के सेंटर का डिस्टेंस होता है a/√3, ठीक है, और सबका साइड a है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और इसमें ये बताओ कि ये वाला साइड कितना होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये साइड बताओ, ट्रायंगल का साइड कितना होता है, इस केस में कितना है? तो ये R2 है R2, और ये भी तो R2 है, हर एटम का रेडियस तो R2 लिया है। तो कंप्लीट यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2R2 होगा। मीन्स यहां a = 2R2 लिखोगे, ठीक है, लिखोगे a = 2R2। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? अब मैं नंबर कर लेता हूं पहले तो, a b c, ABC नंबर ले लिया। अब AB डिस्टेंस क्या है अपने पास? AB डिस्टेंस है 2R2, या BC डिस्टेंस या AC डिस्टेंस, सब 2R2 है, ठीक है। और A को यहां पे मैंने लगा दिया क्या? 0। तो AO वाला डिस्टेंस क्या है? मीन्स ये वाला कॉर्नर से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या है आएगा? 2R2/√3 आएगा क्या? बताओ क्यों? क्योंकि साइड तो क्या है? 2R2 है, और मैंने क्या लिखा है? A/√3 होता है कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या सबको? बताओ। तो A0 = 2R2/√3। क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। साथ में अब मैं AO को और क्या लिखूंगा पता है? AO को और क्या लिखूंगा? ये वाला रेडियस यहां से यहां तक का है अपना डिस्टेंस R2, यहां से यहां तक R2 है, और यहां से यहां तक है R1। तो कंप्लीट ये सेंटर से इस सेंटर, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस R1 + R2 पहले लिखा है, तो AO को R1 + R2 भी लिख सकते हो। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? R1/R2। मैंने ये दो डिस्टेंस लिखा, AO वाला = 2R2/√3, नेक्स्ट AO = R1 + R2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? इक्वल कर दो, क्योंकि AO तो इस साइड दोनों साइड है ना। ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं। अपने को रेडियस रेशियो फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया? ये सोचो इक्वेशन 1 है अपने पास, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2 कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2, इस बेसिस पे अपना 2R2/√3 = R1 + R2 आ जाएगा। समझ में आया ना? ये R1 + R2 भी हो सकता है और 2R2/√3 भी हो सकता है, उन दोनों को इक्वल कर दिया। अब इस बेसिस पे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा अपना? इस R2 को मैं इस साइड लेके आ जाऊं। अब मैं लिख रहा हूं R1 = 2R2/√3 - R2। तो क्या आ जाएगा? 2R2 - √3R2/R2, ठीक है, √3R2 को नीचे रखूंगा, = R1। ऐसा है। नेक्स्ट अब और थोड़ा और मैं नीचे इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है। R1 = 2R2 - √3R2 क्या आएगा बताओ? कहीं पे कुछ चेंज आया है क्या? 2R2/√3 R1 + R2। R1 = 2R2/√3 - R2 लिया, 2R2/√3 √3R2 अपॉन √3, सॉरी हाँ, तो इसलिए मैंने बोला यहां पे √3 आएगा, ठीक है। अब अभी कुछ गलत है क्या? देख लो। अब बताओ कि 2R2 - √3R2, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो अगर तुमने 2 में -1.732 किया तो क्या आ जाएगा? 0. क्या आएगा और बताओ? तो 869 - 2, 0.268 ऐसा आएगा क्या? बताओ। 0.268 आएगा ना? बोलो। इसकी में 2 - 1.732 आएगा, तो 0.268 R2 अपॉन √3, ठीक है। अब क्या करेंगे? R1, इस R2 को नीचे कर लिया, तो R1/R2 क्या आ जाएगा? 0.268 डिवाइड बाई 1.732। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो अपना आंसर आएगा 0.155। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आंसर आ रहा है रेडियस रेशियो = 0.155। अगर यहां दिख नहीं रहा होगा किसी को तो मैं आगे लिख दूंगा। समझ में आया क्या? ये तो इतना मैंने कैलकुलेशन किया। तुम्हारे पास एग्जाम के लिए ट्रायंगुलर वॉइड्स में 2 ही पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये तुम्हारे बुक में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए किया है,
ठीक है, बुक में है नहीं, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि R1 अपॉन R2 कैसे कैलकुलेट किया। क्या दिया है बस बुक में, बस कि रेडियस रेशियो ट्रायंगुलर वॉइड का क्या होता है, R1 अपॉन R2 या R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.155 और ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। बात खत्म, इतना ही है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली डिस्कस। ये वाला डायग्राम सबको समझ में आ गया। अपन बस इतना लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स में 2 ही पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देख लो, ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बस फर्स्ट पॉइंट ये होगा। फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3। सेकेंड पॉइंट और क्या बोला मैंने, इनका रेडियस रेशियो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0.155। मैंने कैटायन को वॉइड में रखा है क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। ऑब्वियसली छोटा वाले एटम को रखोगे ना तुम वॉइड के अंदर, क्योंकि बहुत कम स्पेस है। समझ में आया क्या, तुम ये दोनों पॉइंट रट्टा मारना है, और जो रट्टा मार नहीं सकते हो वो कैलकुलेशन कर लो। ऑब्वियसली इजी पॉइंट है कि ये दोनों को अच्छे से याद कर लो, लेकिन ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया ना। मैंने क्या किया, बस कैलकुलेशन किया, इन दोनों को इक्वल किया, और जिससे अपना R1 अपॉन R2 क्या आ गया, 0.155 आया। ठीक है, ये अपना फर्स्ट वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड। क्लियर है सबको। अब अपन नेक्स्ट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। हाँ देखो बच्चों, अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब क्या है ये देखना, वॉइड समझना। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट करेंगे, थोड़ा इसके लिए थोड़ा और इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर वॉइड अभी तक बना है, अब तुम क्या कर रहे हो, 3 एटम को तो ऐसे अरेंज कर दिया, साथ में ऊपर से एक और एटम लाया जो कि इसके ऊपर, इस वॉइड के ऊपर से रख दिया। मैं सोचो ये वाला एटम ऊपर से रख दिया हो। क्लियर है सबको, बताओ। तो ये है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बोलोगे कैसे, सबका सेंटर मैच करो। ऊपर से जो एटम रखा है उनका सेंटर ये है, मान लिया, ठीक है, और जो 3 एटम है वो एक साथ है, 1 2 3। अब इसे मैच करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, सबका सेंटर, ये एक एटम 2 3, ये तीनों एटम एक ट्रायंगल में है। ठीक है, ये 3 एटम एक ट्रायंगल पे है, ऊपर से एक एटम रख दिया, तो ये बन जाएगा अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, जो तुम्हें दिखेगा नहीं। अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये स्पेस होगा जो अंदर का सेंटर का स्पेस होगा, ये वाला स्पेस अपना टेट्राहेड्रल वॉइड है, जहां पे तुम क्या रखोगे, कैटायन रखोगे। जहां पर क्या रखोगे, कैटायन रखोगे। इसके अंदर ऊपर रखा एक एटम, नीचे 3 एटम है, ऐसे अरेंज, तो बीच में जो स्पेस रहेगा ना सेंटर पे, उस स्पेस पे आप क्या रखोगे, कैटायन रखोगे। क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे क्रिएट हुआ है। क्या हुआ, ऊपर वाला एटम ये है अपने पास, ऊपर वाला जो एटम रखा है उसका सेंटर ये है, नीचे वाला 3 एटम है उनका ट्रायंगल ये है, और इन सबको मैच किया तो अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। इसीलिए अपन इस वो टाइप के वॉइड को अपन टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन कैसे सोचे, यहाँ पे रेडियस रेशियो कैसे फाइंड आउट करें। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा आंसर आ गया होगा, जिसने दिमाग लगाया होगा उनका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए। तुम क्या करो, वॉइड पे एटम रख के देख लो, मींस यहाँ पे एक एटम रख दिया जो कैटायन है, तो वो एटम कितने एटम को टच कर रहा होगा, 1 2 3 4। ऑब्वियसली ना, वॉइड कितने एटम को टच करेगा, 4 एटम को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है सबको, बताओ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो अब अपने को क्या फाइंड आउट करना होगा, रेडियस रेशियो R1 अपॉन R2 क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए अपन एक पॉइंट और पढ़ेंगे जो मैं नोट में लिखवा रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड आर क्रिएटेड when atoms क्रिएटेड इन क्यूब। ठीक है, क्यूब में तुम टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट करोगे वो बता रहा हूं। व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड एट ऑल्टरनेट कॉर्नर, मैंने क्या बोला, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कब कैसे क्रिएट करोगे, क्यूब में, जब एटम्स को अरेंज करोगे कहां पर, ऑल्टरनेट कॉर्नर पे अरेंज करोगे। तो देख लेते हैं अपन ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे अरेंज करके, ये अपन एक क्यूब देख लेते हैं। क्यूब में ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम अरेंज करोगे, समझ में आ रहा है ना सबको। यहां पे देख लेते हैं कैसे होगा। मींस तुमने क्या किया, एक एटम को यहां रखा है इस कॉर्नर पे,
तो अब तुम यहाँ पे नहीं रख सकते हो, ना ही यहाँ पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पास वाला कॉर्नर है। ऑल्टरनेट का मतलब इसके बाद वाला कॉर्नर, ऑब्वियसली ये होगा, इसके बाद वाला कॉर्नर ये होगा, यहाँ पे, यहाँ नहीं तो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको? बताओ, क्लियर है सबको? अब इन सबके सेंटर को जब मैच करो, मैं ब्लू वाले से मार्कर से यूज करके करता हूं, समझ में आ रहा है ना? ऑल्टरनेट कॉर्नर पे रख दिया आइटम, इनके जब तुम कॉर्नर को मैच करोगे, थोड़ा 3D इमेजिनेशन देखो, आ रहा है? बोलो, सबको आ रहा है ना? ये वन एटम है, 1 2 3, इस तीनों एटम को एक ट्रायंगल पे समझो। ये तीनों एटम एक ट्रायंगल पे है, जैसे ये था 1 2 3, और ऊपर से देखो ये वाला एटम रखा है, तो तुम्हें नहीं लग रहा टेट्राहेड्रल बीच में एक सेंटर पे आ जाएगा स्ट्रक्चर? इस सेंटर पे जो रहेगा तुम्हारा, वो क्या रहेगा? इस सेंटर पे जो रहेगा, ये जो वॉइड रहेगा, वो अपना होगा क्या? क्यूबिक सेंटर पे जो वॉइड रहेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है क्या? मीन्स तुम टेट्राहेड्रल वॉइड बना सकते हो। कहां पे? क्यूब में। जब तुम एटम्स को कहां रखोगे? ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखोगे, और ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखा 1 2 3 4, 4 एटम को रख दिया। 3 एटम देखो एक लाइन में तुम्हें अरेंज मिलेंगे, 3 एटम एक लाइन में अरेंज मिलेंगे, जिसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगल है 1 2 3, ऊपर से एक एटम रखा हुआ, तो जो बीच में रहेगा ना सेंटर पे, उसे अपन बोलेंगे वॉइड, और वो है क्यूबिक सेंटर पे। क्लियर है सबको? अब बताना, यहां पे मैं अप्लाई करूंगा, यहां पे अपन रूल अप्लाई करेंगे R1/R2 कैलकुलेट करने के लिए। R1/R2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? पहले मैंने इसका बोल दिया था, ये क्या है अपने पास? ये वाला पार्ट क्या है? अनायन है, ऑब्वियस है ना? अनायन है, जिनका रेडियस क्या है? R- या R2। ठीक है, और सेंटर पे जो रखा है, ये क्या है? कैटायन है, जिनका रेडियस क्या है? R1 और R पॉजिटिव। ठीक है, अब बताना, ये वाला पॉइंट मैं क्या ले रहा हूं, समझना। ये वाला पॉइंट A है, और इस वाले पॉइंट को अपन B बोल रहे हैं। ठीक है, और जो सेंटर है इसका O है, तो AO डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताओ कोई। AO डिस्टेंस क्या होगा? AO डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे AO डिस्टेंस, AO डिस्टेंस का मतलब क्या है? तुम्हारा ऊपर वाला एटम जो सेंटर पे, जो वॉइड के अंदर जो एटम है, उसे टच कर रहा है, तो क्या होगा? ये रेडियस क्या होगा? R2 होगा, और ये रेडियस क्या होगा? R1। तो AO इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? R1 प्लस R2 लिख सकते हो क्या? मीन्स ये वाला और ये छोटू सा एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, ये R2 है, ये R1 है। क्लियर है सबको? समझ में आया? वॉइड बनने के लिए नीचे अंदर जो एटम है, सेंटर पे जो एटम है, ये वाला एटम, और ये दोनों ऑब्वियस टच कर रहा है। जो मैं दिखा नहीं रहा हूं इस डायग्राम में, दिखाऊंगा तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एकदम अजीब टाइप का बन जाएगा डायग्राम। समझ में आ रहा है क्या? तो अपन क्या कर रहे हैं? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू AO प्लस क्यूब में, अगर अपने पास एक क्यूब है जिनका साइड A है, जिनका साइड A है, तो अपन इस कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस क्या लेते हैं? मैंने बोला था कंप्लीट डायगोनल अपना होता है √3a होता है, तो हाफ हो जाएगा ना सेंटर का डिस्टेंस AO। √3a/2 होगा क्या? हाफ। याद है √3a था, बॉडी सेंटर्ड में देखा था, वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? तो √3a होता था, तो हाफ क्या है? ये हाफ आया है ना, हाफ क्या हो जाएगा? √3a/2। तो AO को और क्या लिख सकते हो? √3a/2। अब तुम्हें A को फाइंड आउट करना है किस टर्म्स में? R1 R2 के टर्म्स में। अब देखो एक और डायग्राम, यहां पे मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को और एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना इसमें क्या बता रहा हूं। यहां पे ये देखो, तुमने एटम कहां रखा है? एटम को कहां रखा है? इस पे, और एक एटम यहां पर है। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली टच कर रहा है ये दोनों एटम एक दूसरे को। अगर ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसे क्या बोलोगे? √2a बोलोगे क्या? क्योंकि ये फेस डायगोनल है। मैं ये वाला डिस्टेंस बोल रहा हूं, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है? फेस डायगोनल है। अगर ये फेस डायगोनल है मींस √2a होगा, क्योंकि क्यूब का मैंने साइड A लिया है। अब इस √2a को और क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू 2R2 लिख सकता हूं मैं। अगर ये किसी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। कौन से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है? ये 2R2 लिखा मैंने, कैसे समझ में आया?
क्योंकि ये वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। देखो ना यहाँ पे ये वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो मैं इस सेंटर का डिस्टेंस क्या लूंगा, इस एटम का रेडियस r2 है, इस एटम का रेडियस r2 है, तो r2 प्लस r2 2r2 इज इक्वल टू √2a। तो मैं एक और इक्वेशन बना सकता हूं 2r2 इज इक्वल टू √2a। इससे मेरा a आएगा क्या, 2r2 बाई √2। ये आंसर आया अभी तक a, और इस a का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा √3a/2 में। तो क्या आएगा, √3/2 था इंटू 2r2 बाई √2, तो 2 कैंसिल हो गया, आया आंसर अपना √3/√2 r2। ठीक है, इन दोनों का ये दोनों सेम है, तो अपन r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3/√2 r2। तो r1 प्लस r2, ये इक्वेशन 2 ले लो, इसे इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वल कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो r1 प्लस r2 इस साइड है, इधर क्या आया है, √3/√2 r2। अब बताओ r2 को इस साइड भेज दोगे तो r1 क्या आ जाएगा, √3/√2 r2 माइनस r2 आएगा। तो फिर आगे बताओ, √3 माइनस √2 √3r2 माइनस √2 r2 बाई √2। ऐसा ही रहेगा ना, बोलो कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, और वापस इसे सॉल्व कर लो। √3r2 को क्या लिखोगे, 1.732 माइनस 1.414, तो क्या आ जाएगा, 1.732 माइनस 1.414 क्या आ जाएगा, √3, एक मिनट, √3 माइनस √2 अपॉन √2, ये आया है ना r2। 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414। हाँ बच्चों, आया सबका, ये बस सॉल्व कर लिया क्या सबने, 1.732 माइनस 1.414 बाई 1.414, इसे सॉल्व करोगे तो 0.225 आएगा, फाइनल 0.225 आएगा। यानी अभी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा तुम्हारे लिए बहुत अजीब लग रहा होगा तुम्हें देखने में कि सर कहां से लिखूं मैं, तो अपन क्या करते हैं, एक बार स्टार्टिंग से फिर से लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट अपन क्या लिखे थे पहले, a नॉट इज इक्वल टू क्या था, r1 प्लस r2, ये फर्स्ट इक्वेशन था। देन सेकेंड इक्वेशन में a नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा था, इसे √3a/2 भी लिख सकते हैं, और a का वैल्यू अपन आया था क्या अपना, √3/2, a की वैल्यू आई थी अपना, इसे फाइंड आउट किया था ना 2r2/√2, इससे मैंने 2 कैंसिल कर दिया था, तो √3/√2 r2 आया था, AO। ठीक है, ये आ गया AO। अब अपन क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे, ये इक्वेशन 1 बोलेंगे। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या सर कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें बताने का कि ये डिस्टेंस वाला पार्ट, अगर नहीं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे आया है, r1 अपॉन r2 बता रहा हूं कैसे आया है। ठीक है, देखो अब इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वल करोगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो बताओ क्या होगा, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू √3 r2/√2, और r1 इज इक्वल टू √3 r2/√2। ये r2 को माइनस इधर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, √3 r2 माइनस √2 r2/√2। अब जब इसे सॉल्व करोगे, r2 इस साइड ले आओ, तो r1 अपॉन r2 क्या आ जाएगा अपना, √3 माइनस √2 अपॉन √2। इसे सॉल्व किया तो 0.225 आया। देख लेना कैलकुलेट करके, सर जिसके पास होगा कैलकुलेटर अच्छे से कैलकुलेट कर लो, 0.225 आएगा। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है अपने लिए इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। क्लियर है सबको कि रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 आता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार और देखते हैं। अगर किसी को ये वाला पार्ट भी नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं मैंने क्या लिखा है, देखो अच्छे से। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर क्रिएटेड इन क्यूब व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड एट ऑल्टरनेट कॉर्नर। ऑल्टरनेट कॉर्नर पे अरेंज करना है अगर एटम को अपने को,
तो बोला गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। क्या करते हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम्स को अरेंज कर देते हैं। तो मुझे टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। 1 2 सॉरी यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट बोला है, और ऑल्टरनेट बोला है तो ये ऑल्टरनेट नहीं होगा, ऑब्वियसली ये होगा, फिर ये होगा, ऐसा होगा, देन ये होगा। समझ में आ रहा है सबको? ऑल्टरनेट। अगर तुमने ऐसा किया ना, अब तुम क्या करो, इन सारे सेंटर को मैच करो, और जब तुम इस सारे सेंटर को मैच करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये ट्रायंगल है, ये 3 एटम को मिलाने से एक ट्रायंगल बना, जो मैंने ट्रायंगल बनाया था, इस एटम को और ऊपर से एक एटम रख दिया, तो ये 3 एटम का एक ट्रायंगल था, ऊपर से एक और एटम रख दिया। ठीक है, ऊपर से एक और एटम रखा है, तो जिससे जो सेंटर पे जो बनेगा वो अपना क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और इस वॉइड के अंदर मैंने एक एटम रख दिया जिसका रेडियस R1 है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जब इस सेंटर को इसके सेंटर से जब मैच करोगे तो ये डिस्टेंस अपना आता था √3a/2, लेकिन ये डिस्टेंस R2 है, इसका रेडियस ये R1 है, ये इक्वल R1 प्लस R2 के इक्वल भी होगा, क्योंकि ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। और अपना जो कैटाइन है उसका रेडियस R1 है, अनाइन का रेडियस R2 है। मैंने बस इससे इक्वल किया है। क्लियर है सबको? इतना किया। अब नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो देखो तो सब कुछ समझ में आएगा। एक बार ट्राई करना, ठीक है? और जिसे कुछ भी नहीं पता चल पा रहा होगा तो 2 पॉइंट याद रखो। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अलावा अपने को क्या याद रखना है, रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो इज ऑलवेज रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ अनाइन इज इक्वल टू 0.225। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अभी तो आ गया होगा सबको, बताओ आ गया है ना? नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड टाइप का वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थर्ड वॉइड देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं पूरा या डायरेक्टली आंसर बताऊं? रेडियस रेशियो बताऊं और कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। 2 पॉइंट बताओ तो चलेगा? 2 पॉइंट बताओ तो चलेगा। थर्ड टाइप का वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, देखो यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैंने क्या किया है, यहां 4 एटम अरेंज किया है। ठीक है, प्लस 4 एटम के बाद ऊपर से एक एटम रखा है, साथ में नीचे से भी, अंदर से भी एक एटम है। तो जो पीछे है, सोचो पीछे से एक एटम है, फिर आगे 4 एटम है, फिर आगे से एक एटम है, यानी कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। 4 एटम ऐसा अरेंज है स्क्वायर के फॉर्म में, ऊपर एक एटम है, मैंने ऐसे बनाया, नीचे एक एटम है, एक ऐसा बनाया। अब इसी को ही तो बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा क्या, बताओ? तो अभी मैं पीछे वाला एटम को थोड़ा भी भूल जा रहा हूं, तुम याद रखना पीछे वाला, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने अरेंज किए तुमने, टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर तुमने यहां पे एक एटम रख दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये तो वॉइड कहलाएगा, स्पेस, एम्प्टी स्पेस। ऊपर से एक एटम रखे हो, ऊपर से एक एटम तुमने रखा है, ये वाला एटम जो है ऊपर से है, ठीक है, और इसका रेडियस R1 है जो तुम अरेंज किए हो। क्लियर है सबको? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R2 है, ये भी R2 है। ओके, ठीक है, R2 है। अब तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो क्या बताओगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। क्यों 6 बोला, बताओ 6 क्यों बोला? अब तुमने वॉइड पे, ये वॉइड पे एटम है, ये कितने एटम को टच कर रहा है, 4 एटम को अपने, इस 1 2 3 4 ब्लैक वाला, ऊपर से एक रेड वाला एटम और पीछे से भी एक रेड वाला एटम। कितने हो गए? 4 + 2 4, 1 आगे एक पीछे, 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और मैं रेडियस रेशियो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव और R1 अपॉन R2 डायरेक्टली लिख रहा हूं, 0.4225 था, ये आएगा 414। याद रख लो। जिसे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा सर कैसे आया वो मैं तुम्हें बता देना, मैं पूछना, मैं तुम्हें आगे अलग से वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि वहां पे काम नहीं है। इतना मैंने ट्राई किया तुम्हें, तुम भी खुद से अप्लाई कर सकते हो और मैथमेटिक्स अप्लाई करो, अपना आंसर आ जाएगा अगर तुम्हारा इमेजिनेशन होगा तो। ठीक है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन अपना इतना टाइम क्यों लगाऊं मैं इसमें? ठीक है, कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड तुम्हें क्या याद रखना होगा, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ अनाइन का रेशियो 0.414। वो वाला पार्ट तभी काम आएगा जब तुम ये वाला पार्ट भूल जाते हो, तुम ये वाला डेटा ही भूल जाते हो, तो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। तो डायरेक्टली रटने का ट्राई करो, हो जाएगा, आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
दो ही पॉइंट याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 और रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ आनायन इज इक्वल टू 0.414। ये था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फोर्थ टाइप का वॉइड है अपने पास, फोर्थ टाइप का वॉइड है क्यूबिक। फोर्थ है क्यूबिक, क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड वॉइड। और क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड वॉइड कब आता है? जब तुम क्यूब पे हर कॉर्नर्स पे एटम रखते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेंटर पे जो वॉइड बनेगा उसे बोलोगे क्यूबिक वॉइड। ठीक है, सेंटर पे जो वॉइड बनेगा उसे क्या बोलोगे? ये R2 होगा, इसका रेडियस, सॉरी ये R2 रेडियस होगा, और ये सेंटर वाले का रेडियस क्या होगा? R1, क्योंकि वो कैटायन है और ये सारे अनायन को फिक्स किया हो। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुमसे पूछे, देख लो क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, बताना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड पे देखो ना, ये वॉइड है, कितने एटम को टच कर रहा होगा? टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स वाले एटम को टच कर रहा होगा, तो कितना आ जाएगा? 8। नेक्स्ट क्या आएगा? रेडियस रेशियो R1 अपॉन R2 और R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। क्या लिखोगे इसे? आएगा आंसर यहाँ पे 0.732। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना हो गया 4 टाइप के वॉइड हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब अपन एक फ्लो चार्ट पे बना लेते हैं। फ्लो चार्ट बना लेते हैं क्या कि अपने को जो आंसर याद रखना है, क्या याद रखना है वो देखते हैं। एक ही फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें तुम्हारा सारा हो जाएगा। क्या? ये देखो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ वॉइड। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ वॉइड, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड रेडियस रेशियो। क्या है ये? रेडियस रेशियो। टाइप्स ऑफ वॉइड, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट टाइप्स ऑफ वॉइड में फर्स्ट क्या होगा? क्या है? ट्रायंगुलर। देन सेकंड टेट्राहेड्रल, थर्ड ऑक्टाहेड्रल, फोर्थ क्यूबिक और बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर इसलिए बोल रहा है क्योंकि बॉडी के सेंटर, क्यूब के सेंटर पे वॉइड बन रहा था, इसलिए क्यों बॉडी सेंटर वॉइड बोल रहा है। नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर का क्या है? 3 4 6 8। ठीक है, नेक्स्ट इनका रेडियस रेशियो 0.155, 0.225, 0.414, 0.732। यही आया। अब एक स्टेटमेंट आया था जेई में, स्टेटमेंट आया था क्या? यहां पे मैं लिख रहा हूं रेडियस रेशियो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो तो रेडियस रेशियो भी देखो इंक्रीज हो रहा है क्या? रेडियस रेशियो RR भी इंक्रीज हो रहा है क्या? डाउन द कोऑर्डिनेशन नंबर 3 to 4, 4 to 6, 6 to 8, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपना इंक्रीज हो रहा है और रेडियस रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट था। रेडियस रेशियो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। तुम्हारे पास दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? रेडियस रेशियो इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। क्लियर है अपना? ये 4 टाइप के वॉइड थे। मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बताया और रेडियस रेशियो बताया। ये 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना इसे।